आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में जो हमारा प्रश्नावली है 1.1 के हमने 2 नंबर तक सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर लिए थे। आज के हम इस वीडियो में 3 नंबर से जितने सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम के समय में बहुत अच्छी तरह से आपकी तैयारी करा दूंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 100% मिले। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप तभी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो को मत लाइक कीजिए, बस आप देखते रहना, ठीक है। अगर भैया पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। ये भी मेरा कहना। तो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो मतलब एक प्रश्न होता है उसके कई मेथड होते हैं हल करने के। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको आसान से आसान तरीके से आपको हल करना सिखाऊंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तीसरे का 12, 15 और 21। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, तीसरे का पहला प्रश्न है और चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, उसके बाद हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर करना आना चाहिए, मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड आपको करना आना चाहिए। जैसे हमारा क्या है पहला 12, तो 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो किस रूप में प्राप्त होगा, 2 हो गया, फिर 6 बचा, फिर 2 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये किस प्रकार मैंने किया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। मैं आपको एकदम विस्तार से बताऊँगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी सारे प्रश्न मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं रटाऊँगा और मैं आपको एक-एक प्रश्न समझा कर दम लूँगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने 12, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ भैया कैसे लिख दिया। देखिए जैसे यहाँ पर ये 12 है तो इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब इसको छोटे-छोटे टुकड़े में बाँटते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होता है, भाग करना। देखिए यहाँ पर इसको किया हमने 2 से, तो क्या हो गया, 6 हो गया। फिर इसको 2 से काटा, हमारा 3 हो गया। फिर हमने 3 से काटा 3 को, तो एक बार में कट गया। देखिए जो हमारा इस रूप का 2, फिर 2 हमारा 3, देखिए यहाँ पर ये इस रूप में आया है। देखिए तो आप फ्रेंड आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं मन में। जिसका कैलकुलेशन तेज है भाई वो मन में करेगा, जिसका कैलकुलेशन मतलब थोड़ा कम है, मतलब अच्छी तरह से नहीं हो पाता, तो इस तरह कर लेगा। कोई बात, स्मार्ट होने की मतलब स्मार्ट बनने की कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हमारा क्या है 15, तो यहाँ पर क्या है 15, तो 15 का देखिए हम फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 होगा, एक तो 5 के रूप में होगा, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर 21 है, और 21 का जब हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। इसका हम निकालते हैं पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, मतलब तीनों में जो हमारा हो कॉमन हो। एक तो हमारा तीनों में कॉमन हो, एक तो हमारा सबसे निम्न घात वाला हो। देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर, मतलब तीनों में हमारा क्या है 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार चलिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या कहता है, मतलब जो हमारा तीनों में कॉमन हो वो भी बड़ी घात वाला। देखिए यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, हमारा 3 है। और एलसीएम कहता है कि आप तीनों को कॉमन लेने के बाद जितनी संख्याएं बचती हैं आप उन सभी को उतार कर गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये 3 हो गया, यहाँ पर देखिए 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार, 2 फिर गुने 2 हो गया। फिर हमारा देखिए क्या बचा, 5 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। अब जब आप इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 420 निकल कर आएगा। फ्रेंड देखिए आपको गुना और भाग करना आना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हमारा निकल के आया 420 निकल के आया, जो हमारा एचसीएफ निकल के आया 3 निकल के आया। अब चलिए हम इसके दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है इसका दूसरा पार्ट, मतलब इसमें तीसरे का दूसरा पार्ट क्या है, 17, 23 और 29 का करना। चलिए इसको हम इसका भी हल करते हैं दूसरे पार्ट को भी। तो देखिए हमारा क्या है, तीसरे का दूसरा पार्ट है,
मतलब दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है 17, 23 और 29 का। तो देखिए अगर हम 17 का यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल, ठीक है। अगर देखिए 17 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या होता है हमारा, अगर हम 17 का मान लीजिए फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 17 का अगर हम फैक्टर करते हैं एक तो एक होगा, मतलब ये एक से विभाजित होगा, और क्या होगा ये स्वयं मतलब 17 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगर 23 का करते हैं तो 23 का क्या होगा, एक तो ये एक से स्वयं होगा, एक तो क्या होगा हमारा 23 से होगा, ठीक। एक हमारा 29 होगा, 29 किससे होगा, एक तो हमारा एक से होगा, एक तो हमारा स्वयं मतलब 29 होगा। देखिए सबसे पहले चलिए इसका हम निकालते हैं HCF। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए फ्रेंड अगर आपको ऐसी कोई भी संख्याएं दिख जाएं, अगर आपको तीनों में कॉमन ना दिखाई दे, देखिए जैसे मैंने आपको समझाने के लिए इसका खंड कर दिया। अब मान लीजिए जैसे 17, 23, 29 का कह दे आपसे HCF निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसका HCF एक कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों में कोई संख्याएं जब कॉमन नहीं होता तो इसके गुणनखंड में एक हमेशा कॉमन मिलेगा, आपको 100% एक हमेशा कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा HCF होगा एक होगा। ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए जैसे 17, 23, 29 हो गया, आपको ऐसा कोई भी संख्याएं दिख जाएं, बस आपको जो तीनों में कॉमन ना हो तो आपको HCF एक लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी संख्या है ही नहीं जो एक से हमारा विभाजित हो, मतलब एक से 100% विभाजित होगा शून्य को छोड़कर। देखिए जैसे हमारा हो गया एक हो गया, तो मैं आपको गुणनखंड इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, एक एक हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका HCF एक हो जाएगा बस। और हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। अब LCM क्या कहता है, एलसीएम क्या कहता है जो तीनों में हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या हमारा एक है, यहाँ से हमारा एक हो गया, फिर इसको हम एलसीएम कहता है आप कॉमन लेने के बाद उच्चतम घात वालों के बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं आप उन सभी को आपस में गुना करेंगे। मतलब 17, 23, 29, 17, 23 और क्या है 29 है, तो इन सभी को आपस में हम गुना कर लेंगे। जब आपस में इसको हम गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 11,339 निकल के आएगा। मतलब जो हमारा इसका एलसीएम निकल के आया 11,339 निकल के आया, जो हमारा एचसीएफ निकल के आया वह एक निकल के आया। अब चलिए इसके हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। फ्रेंड एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन में आपके कोई भी मतलब संख्याएं कॉमन ना हो, तो अगर आपसे एलसीएम निकालने के लिए कह दे तो आपको क्या करना, इन संख्याओं का कोई भी संख्या हो आपस में गुणा कर देना, बस आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसके तीसरे पार्ट को हल करते हैं। देखें तीसरा पार्ट क्या है इसमें, इस बार 8 और 9 और 25 का हमें क्या करना, निकालना है, ठीक है। चलिए हम तीसरे के तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, तीसरा है, तीसरे का हम तीसरे पार्ट को हल करने वाले हैं। और क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम हल। और हल में हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले 8 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 8 का देखिए 2 हो गया, फिर हमारा 2 चौका 8 हो गया, मतलब यहाँ पर चलिए फिर से हम लिखते हैं। जैसे ये हमारा 8 हो गया, इसको काटा हमने 2 से, फिर हमारा 4 बचा, फिर इसको 2 से काटा, हमारा 2 बचा, फिर 2 से कट गया। मतलब देखिए आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारा 8 है ना, देखिए आप यहाँ पर लिखिए 8, आपको नहीं आता ऐसे करने में कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर लीजिए। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 4 हो गया, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, इसको 1 हो गया, बस इस रूप में भी यहाँ पर भी आ गया। उसके बाद हमारा देखिए 9 है। 9 को तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमारा क्या है 25, तो 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 5, और क्या लिख सकते हैं 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इतना हो गया। देखिए मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा यह 2 है, तो जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, लगातार कितनी बार है, 1 2 3, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं बस आपको समझाने के लिए इतना विस्तार से लगा रहा हूँ, मुझे अगर सॉल्व करना हो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 8 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए हमारा 2 है, उसके बाद 2 है, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर आप ऐसे पार लगा देंगे जितनी बार रहेगा। फिर हमारा 9 है, ठीक है भैया 9 है। फिर देखिए हमारा क्या है, 3 है, 3 है, कितनी बार है, 2 बार है। फिर यहाँ पर हमारा 25 है, तो 25 क्या है, 5 है, फिर 5 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, बस। और हमें निकालना है इसका HCF। HCF निकालना है, बताइए इसका HCF क्या होगा, आप ही बताइए इसका HCF क्या होगा। HCF एक होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जब कोई भी कॉमन नहीं दिखाई देता तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा HCF होता है वो हमेशा एक निकल के आता है, बस इतना हो गया। और हमें निकालना है इसका LCM, तो भी निकालना है, इसका LCM भी निकालना है।
देखिए आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, या तो आप देखिए फ्रेंड्स मैंने बताया, अगर ऐसा सिचुएशन हो, अगर आपको कोई भी कॉमन ना दिखाई दे तो आप इसका आपस में गुना कर लीजिए बस। या तो आप ऐसे कीजिए या तो आप ऐसे कीजिए। तो चलिए हम 8 9 25 का डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। जब आप 8 9 25 का डायरेक्ट जब गुना करेंगे क्या आ जाएगा 1800, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये पेन की नोच चला यार, 1800 यही हमारा एलसीएम हो गया। अब चलिए हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चौथा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा भी गया है, और ऐसे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। देखिए HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 मतलब संख्या ये हमारा 306 और 657 मतलब आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। जो HCF हमें 9 दिया है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको एक सूत्र बताया था जो जो कि यहाँ पर ये सूत्र काम आने वाला। चलिए मैं आपको इस वीडियो में देखिए मैं ऐसे प्रश्न को आपको ट्रिक के माध्यम में बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट बताता हूँ, और इसके लिए मैं आपको सूत्र के द्वारा इसको हल कराऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया क्या होता है, जो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या का जो गुना होता है ये दूसरी संख्या का, और ये जो हमारा बराबर होता है LCM के, और ये जो हमारा गुना होता है HCF की क्या होता है, ये हमारा इतना बराबर होता है। अब देखिए हमें जो प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा क्या है 306 है। उसके बाद हमारा देखिए जो दूसरी संख्या है 600 क्या है 57 है, और हमें LCM ज्ञात करना, जो HCF हमें कितना है 9 दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें LCM निकालना है, तो LCM को हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ये इधर गुना कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, और देखिए यहाँ पर इधर चल जाएगा 306 हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा, और ये गुना कर रहा है इधर आएगा भाग करेगा। फिर हम इसको 9 से भाग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम 9 से इसमें भाग कर देते हैं। देखिए 9 से कटेगा तो ये हमारा 9 7 63 हो गया, 2 बचा 27 हो गया, 9 त्रिक 27 हो गया। तो जब इसका हम आपस में गुना कर देंगे मतलब 306 और 73 का, तो कितना आंसर आएगा मतलब, तो चलिए इसका हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल दो डबल 3 और 8 मतलब 22,338 इसका एलसीएम निकल के आ गया है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो कि सूत्र से लगा। अब चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, आप ट्रिक से कैसे हल करेंगे। ये तो हमारा हो गया, जब 2 नंबर में आएगा आप इस तरह हल करेंगे। अगर हमारा 1 नंबर में आएगा तो आपको इस तरह हल नहीं करना है। बस देखिए ट्रिक क्या है, देखिए अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल दे देगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जो अंक होता है परिवर्तन कर दिया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को आंसर याद हो जाता है। देखिए आपको क्या करना है, एक नंबर में ध्यान से सुनना, 300 जो 657 आपको एज इट इज रख देना है, मतलब ऐसे रख देना है गुना के रूप में। जो हमारा ये बराबर के बाद जो भी संख्या दिया रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पर हमारा 9 दिया है तो आप इसको बटे में कर देना है, ठीक है। देखिए अगर आपको ऐसा दिया तो 306 गुने 657 और बटे क्या कर देना है 9। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था 306 था और 657 था, तो यहाँ पर आप 306 लिखना है, फिर 657 लिखना है, फिर इसको क्या करना आप 9 से भाग कर देना है। मैं एक नंबर के लिए बता रहा हूँ, फिर इससे भाग करेंगे तो हमारा 73 आएगा। उसके बाद जब आपस में इसको गुना कर देंगे तो फिर यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, जो पांचवा प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको इसके आधार पर ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप इसके आधार पर ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो कह रहा है जो 6 है क्या ये 0 अंक पर समाप्त हो सकता है। तो जो हमारा ये पांचवा प्रश्न है ये ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर फ्रेंड्स अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड में अगर 2 और 5 के रूप में आ जाता तो 100% हमारा 0 पर समाप्त होगा। चलिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। चलिए जैसे मैंने कहा 10 को हम इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से काटा, ये हमारा 5 हो गया। ये देखिए हमारा 2 और 5 के रूप में आ गया, 2 और 5 के रूप में आ गया। क्यों? क्योंकि हमें हमारा 0 पर समाप्त हो रहा था। अब चलिए मैं इसी तरह आपको दिखाता हूँ और बड़ी संख्या लेके, ठीक है, बड़ी संख्या लेके भी दिखाना जरूरी। जैसे लिखते हैं हम, चलिए 20। चलिए इसको हम काटते हैं
2 से काटा ये हमारा 10 हो गया, 2 से काटा हमारा 5 हो गया। देखिए ये हमारा यहाँ पर भी 2 फिर 5 मतलब एक बार 2 और 5 100% आएगा। बस इस प्रश्न का मतलब यही है। अगर 0 पर कोई भी संख्या समाप्त हो रहा है तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है कम से कम उसका जो गुणनखंड है मतलब इस रूप का होना चाहिए। कहने का मतलब 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अब बताइए हमारा 6 आ रहा है, क्या ये 0 पर समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हम गुणनखंड करें 2 और 3 के रूप में हो रहा, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा, नहीं होगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कॉपी में किस तरह लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख के लेके आया हूँ, कोई भी प्रकृति संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। देखिए जो कि मैंने बताया, अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, मैंने आपको बताया नहीं। देखिए जैसे हमारा 1 हो गया, फिर हमारा 2 हो गया, फिर डॉट डॉट जो हमारा अनंत होता है, मतलब 1 से जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारा प्रकृति होती हैं। तो वही कह रहा, कोई भी प्रकृति संख्या जब 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का होता है, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 का के रूप का है, जो 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। मतलब 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए 6 क्या है 0 पर समाप्त नहीं होता। बस मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह कई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं जो 6वां प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए मैं इसके लिए भी आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए ये हमारा कौन सा प्रश्न है, 6वां प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा 6वां प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले हम 4 का हम गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा है 4, इसको हम काटना प्रारंभ करते हैं। 2 से कटा, फिर 2 से, फिर 2 से, ये हमारा 1 हो गया। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर हम 4 का गुणनखंड करते हैं 2 आता है, फिर हमारा 2 आता है, फिर हमारा 1 आता है। देखिए इसको भाज्य संख्या क्यों कहते हैं? इसको भाज्य संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कोई भी संख्या है जिसका गुणनखंड 3 हो, मैक्सिमम 3 हो, 3 से अगर कम होता है तो हमारा भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को कहा जाता है। 4 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो गुणनखंड है जो 3 है, अगर 3 से कम है तो हमारा भाज्य नहीं होगा, अगर 3 है तो हमारा भी भाज्य होगा, अगर 3 से भी अधिक हो तो भी हमारा भाज्य होगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा 4 भाज्य संख्या। अब चलिए इस प्रश्न में बताता हूँ इस प्रश्न में है क्या। चलिए अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, मतलब ये कह रहा भाज्य संख्या है। और क्यों है? इसलिए होगा क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा, मतलब इसका अगर हम भाज्य करेंगे तो गुणनखंड मान लीजिए करते हैं तो क्या होता है 3 से अधिक आता है, इसलिए भाज्य संख्या। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ हल करके। तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। ये हमारा 6वां प्रश्न है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 7 है, फिर गुणे क्या है 11 है, फिर हमारा क्या है 13 है, फिर हमारा क्या है प्लस क्या है 13 है। तो इसमें कॉमन क्या है 13 है, फिर यहाँ पर हमारा 7 हो गया, फिर गुने 11 हो गया, फिर प्लस हमारा 1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉमन हो गया। जब कॉमन करने के बाद कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं। बस आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए 77 हो गया, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 1 हमारा हो गया, मतलब 13 गुने क्या हो गया 78 हो गया। देखिए अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं क्या हो जाएगा, 3 संख्याएं से अधिक प्राप्त हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः यह क्या है भाज्य क्या है संख्या है, भाज्य संख्या है। बस ये हो गया। अब देखिए चलिए इसके ये हमारा पहला पार्ट था, मतलब 6वां का ये पहला पार्ट था। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे को भी देख लेते हैं क्या है। 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर गुने 1 है, फिर प्लस क्या है 5 है। तो इसमें कॉमन क्या है हमारा 5 है। यहाँ से 5 हो गया तो यहाँ पर ही हो गया 7 छक कितना हो गया 42 हो गया, फिर 4 तिहाई 12 हो गया, फिर हमारा 2 बचा, फिर हमारा प्लस 1 हो गया। तो जब आप इन सभी का आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा, फिर 1000 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो 5000 मतलब 5 हो जाएगा,
यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 5000 बोल दिया, इसके लिए सॉरी, निकल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका भी जब हम गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 संख्या से अधिक प्राप्त होगा। अतः लिखेंगे, अतः यह क्या है, यह भी भाज्य संख्या है। अब चलिए हम 7वें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। वह किस दिशा में कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए, यह हमारा 7वां प्रश्न में समझाता हूँ कि इस प्रश्न में है क्या। देखिए, ये एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक चक्कर लगाती कितने, 18 मिनट में। ठीक, 18 मिनट में लगाती है, 18 मिनट में लगाती है। जो हमारा रवि है, और रवि इसी चक्कर को पूरा करता है मतलब 12 मिनट में। कौन करता है, ये हमारा क्या है, सोनिया। ठीक, सोनिया है, और हमारा क्या है, रवि जो पूरा करता है इसी चक्कर को कितना करता है, 12 मिनट में। 12 मिनट में। और हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर वे एक मतलब वह कह रहा है कि प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय बाद, मतलब वो कितने समय बाद वह पुनः किस स्थान पर मिलेंगे। अगर वह दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो वह कह रहा है प्रश्न में कितने समय बाद वह मिलना प्रारंभ करेंगे एक ही स्थान पर। तो आपको ऐसा सिचुएशन अगर हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF मैं यहाँ पर आपको निकालने के लिए ट्रिक बताता हूँ बस। आप देखिए, आपको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि दोनों से विभाज्य, मतलब जैसे अगर हमारा 36 है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमारे पर 36 है, तो देखिए 18 से हमारा 36 भी विभाज्य है, और हमारा 12 भी विभाज्य है। मतलब 18 दूना कितना होता है, 18 का 18, 18 दूना 36 होता है, और 12 यहाँ भी 36 होता है। मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।